जय हिंद। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर रहे थे। हालांकि हमारा जो लास्ट सेशन है उसको थोड़ा सा टाइम हो गया है बिकॉज बीच में मैं बिजी हो गया था और सेशंस रेगुलरली रिकॉर्ड हो नहीं पाए। लेकिन आज से एक बार फिर से हम अपने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के सेशंस को रिज्यूम कर रहे हैं। 4 चैप्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर फिफ्थ। और चैप्टर फिफ्थ टाइटल्ड है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। हालांकि ये एनसीईआरटी का एकदम लेटेस्ट एडिशन है। अगर आप एनसीईआरटी का इससे पुराने वाला एडिशन देखोगे तो उसमें एक चैप्टर फिफ्थ हुआ करता था जो कि टाइटल्ड होता था मिनरल्स एंड रॉक्स। ये जो मिनरल्स एंड रॉक्स नाम का चैप्टर हुआ करता था इसको नए वाले एडिशन से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन ये जो मिनरल्स एंड रॉक्स नाम का चैप्टर हुआ करता था ये भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2-3 चैप्टर्स इस नए वाले एडिशन से डिलीट किए गए हैं, हटाए गए हैं, इनको हम कवर करेंगे। लेकिन इनको हम कवर करेंगे एकदम लास्ट में, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन इन चैप्टर्स को हम एकदम लास्ट में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम एनसीईआरटी के नए वाले एडिशन को फॉलो कर रहे हैं और आज से शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर फिफ्थ, जो कि टाइटल्ड है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती क्या हैं और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के इम्पैक्ट क्या देखने को मिलते हैं, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। हमने अब तक इतना तो समझ लिया है, इतनी तो बात कर ली है कि ये जो हमारी अर्थ है वो किस तरीके से पैदा हुई, हाउ द अर्थ वॉज बॉर्न। हमने ये भी समझ लिया है कि ये जो हमारी अर्थ है उसकी क्रस्ट किस तरीके से इवॉल्व हुई है। हमने ये भी बात कर ली है कि अर्थ की जो इनर लेयर्स हैं उनकी कहानी क्या रही है। हमने ये भी पढ़ लिया है कि ये जो हमारी क्रिस्टल प्लेट्स हैं, ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो पास्ट में किस तरीके से मूव करती रही हैं और आज किस तरीके से मूव कर रही हैं। और हमने ये भी समझ लिया है कि ये जो क्रिस्टल प्लेट्स का मूवमेंट है इसका इम्पैक्ट अर्थक्वेक्स के ऊपर क्या देखने को मिलता है और वॉल्केनोज के ऊपर क्या देखने को मिलता है। मोटा मोटा अगर बात करें तो हमें ये समझ में आ गया है कि जिस अर्थ के सरफेस के ऊपर हम रहते हैं वो अर्थ किस तरीके से पैदा हुई, उस अर्थ की क्रस्ट किस तरीके से इवॉल्व हुई, उस अर्थ की इनर लेयर्स की कहानी क्या रही है, उस अर्थ की जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं वो पास्ट में किस तरीके से मूव करती रही हैं और आज की डेट में किस तरीके से मूव कर रही हैं। इन सभी चीजों के बारे में इससे पिछले सेशंस में, इससे पिछले चैप्टर्स में हमने इन डिटेल पढ़ लिया है, बातचीत कर ली है। ये जो चैप्टर फिफ्थ है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इस चैप्टर के अंदर हम एक और सवाल के ऊपर बातचीत करेंगे, हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है, वाई इज द सरफेस ऑफ द अर्थ अनइवन। ये जो अर्थ का सरफेस है ये अनइवन क्यों है। अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो कहीं प्लेन्स देखने को मिलते हैं, तो कहीं प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। इसी अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं एलिवेशंस देखने को मिलते हैं, तो कहीं डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं। सवाल ये आता है कि ये जो अर्थ का सरफेस है वो इतना ज़्यादा अनइवन क्यों है। इस सवाल के ऊपर डिस्कशन किया गया है इस चैप्टर के अंदर। और अब तक जितनी भी हमने बातचीत की है उससे हमें इतना तो पता चल गया है कि ये जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ये डायनामिक है। ये जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। ये जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पास्ट में भी मूव करती रही है और आज भी मूव कर रही है। इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि ये जो अर्थ की क्रस्ट का मूवमेंट है ये पास्ट में फास्टर रेट पे हुआ करता था, आज उतने रेट पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। बड़ी सिंपल और इजी सी बातचीत है। ऑलरेडी इस सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है। हमें पता है कि ये जो अर्थ की क्रस्ट है ये डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। हमें पता है कि ये जो अर्थ की क्रस्ट है इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से पास्ट में भी मूवमेंट देखने को मिला है
और आज भी मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर हमें अनइवननेस देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इस अनइवननेस के पीछे कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं? और ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर अनइवननेस देखने को मिलती है, इसके पीछे प्राइमरीली दो टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से दो टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं? एक एक्सोजेनिक फोर्सेस या जिन्हें एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी बुलाया जाता है, और दूसरे एंडोजेनिक फोर्सेस या जिन्हें एंडोजेनेटिक फोर्सेस भी बुलाया जाता है। सवाल यह आता है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस बड़ा सिंपल, अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस से बाहर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, उन एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या बुलाया जाता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस बुलाया जाता है। और दूसरे होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? अर्थ के इंटीरियर के अंदर, विद इन द अर्थ सरफेस, जो भी इंटरनल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, उन इंटरनल फोर्सेस को क्या बुलाया जाता है? उन इंटरनल फोर्सेस को एंडोजेनिक फोर्सेस बुलाया जाता है। बड़ी सिंपल सी बातचीत। अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो अनइवननेस दिखाई देती है, इसके लिए प्राइमरीली दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से? एक एक्सोजेनिक फोर्सेस, अर्थ के सरफेस के बाहर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, उन एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या बुलाया जाता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस बुलाया जाता है। और दूसरे होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, अर्थ के इंटीरियर के अंदर, विद इन द अर्थ सरफेस, जो भी इंटरनल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, उन इंटरनल फोर्सेस को क्या बुलाया जाता है? एंडोजेनिक फोर्सेस बुलाया जाता है। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और हमें थोड़ा बहुत ये भी समझ में आता है कि ये जो इंटरनल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, इनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इनकी अपनी अलग अलग इंटेंसिटी होती है, इनकी अपनी अलग अलग रेट होती है, और ये जो डिफरेंसेस हैं इन द इंटरनल फोर्सेस, यही डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वेरिएशंस इन द आउटर सरफेस ऑफ द क्रस्ट। आउटर सरफेस के ऊपर ये जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, कहीं माउंटेन्स, तो कहीं प्लेट्यूज, तो कहीं प्लेन्स, तो कहीं एलिवेशंस, तो कहीं डिप्रेशंस, ये जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इन वेरिएशंस के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं द डिफरेंसेस इन द इंटरनल फोर्सेस। लेकिन अभी हमने बात की कि सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही ऑपरेट नहीं करते हैं। अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो अनइवननेस देखने को मिलती है, इसमें एक मेजर रोल एक्सटर्नल फोर्सेस का भी होता है। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ये भी कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हैं, ये कॉन्स्टेंटली लगातार ऑपरेट करते रहते हैं। और इसका रिजल्टेंट क्या होता है? इसका रिजल्टेंट होता है अनइवननेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत सिंपल इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। दो चीजें जो अब तक आपको याद रखनी है वो क्या है कि एक होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको क्या बुलाया जाता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस बुलाया जाता है। और दूसरे होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। अगर मोटा मोटा बात करें तो ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो अर्थ के सरफेस को और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी रिलीफ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, उनको प्राइमरीली दो तरीके से इंपैक्ट करते हैं।
एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थ के सरफेस को प्राइमरीली दो तरीके से इंपैक्ट करते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ एंड एलिवेशंस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो एलिवेशंस देखने को मिलते हैं, जो उठे हुए हिस्से देखने को मिलते हैं, उनमें जो वियर डाउन देखने को मिलता है, उनमें जो ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, वो पार्टिकल्स जो छोटे छोटे में टूटते हैं, वो टूटते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई एलिवेशन है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? ये जो एलिवेशन है, इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटने की शुरुआत हो जाएगी, ब्रेकडाउन होने की शुरुआत हो जाएगी, वियर डाउन होने की शुरुआत हो जाएगी। तो एक तो ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ एंड एलिवेशंस। और दूसरा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट रहे हैं, ये पार्टिकल्स यहीं पे थोड़ी रहेंगे। अब हवा आएगी, पानी आएगा, हवा पानी ऐसे जो एजेंट्स हैं, वो अपने साथ में इन पार्टिकल्स को बाहर ले जाएंगे, उड़ा ले जाएंगे। और अब ये जो पार्टिकल्स हैं, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो बेसिन्स हैं, जो डिप्रेशंस हैं, उनको फिलअप करेंगे, उनको भरेंगे। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से दूसरा काम क्या हो रहा है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो डिप्रेशंस हैं, जो बेसिन्स हैं, जो गड्ढे हैं, वो फिलअप हो रहे हैं। प्राइमरीली मोटा मोटा समझने के लिए अगर बात करें तो एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से प्राइमरीली दो चीजें देखने को मिलती हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। एक तो जो रिलीफ्स हैं, जो एलिवेशंस हैं, वो वियर डाउन होती हैं। और ये जो वेयरिंग डाउन है, इसके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है? डिग्रेडेशन। क्या टर्म यूज किया जाता है? डिग्रेडेशन। और दूसरी तरफ अर्थ के सरफेस के ऊपर जो बेसिन्स हैं, जो डिप्रेशंस हैं, वो फिलअप होते हैं। और ये जो फिलिंग अप है, इसके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है? एग्रेडेशन। क्या टर्म यूज किया जाता है? एग्रेडेशन। ये जो टर्म्स हैं, इनको भी थोड़ा दिमाग में रखना, बिकॉज जब इन टर्म्स को आप अपने आंसर में कोट करते हो तो आंसर थोड़ा और सुंदर लगता है, थोड़ा और खूबसूरत लगता है। इन जनरल अगर बात करें तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जितने भी रिलीफ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इन रिलीफ वेरिएशंस में इरोजन की वजह से, ध्यान देना, इन रिलीफ वेरिएशंस में इरोजन्स की वजह से जो भी वियर डाउन देखने को मिलता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है ग्रेडेशन। क्या बुलाया जाता है? ग्रेडेशन बुलाया जाता है। द फिनोमिना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। मोटा मोटा दो चीजें अपने को समझ में आई कि एक तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो अनइवननेस देखने को मिलती है, इसके लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, एक एक्सोजेनिक फोर्सेस और दूसरा एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस को बुलाया जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस को बुलाया जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ये प्राइमरीली अर्थ के सरफेस को दो तरीके से चेंज करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। एक तो वियरिंग डाउन या डिग्रेडेशन ऑफ रिलीफ एंड एलिवेशंस देखने को मिलता है, और दूसरा इनकी वजह से फिलिंग अप या एग्रेडेशन ऑफ बेसिन्स एंड डिप्रेशंस देखने को मिलता है। इरोजन की वजह से जो रिलीफ वेरिएशंस में वियरिंग डाउन देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रेडेशन बोलते हैं। ये तो बात हो गई एक्सोजेनिक फोर्सेस की, एक्सटर्नल फोर्सेस की। लेकिन एंडोजेनिक फोर्सेस भी तो हैं, इंटरनल फोर्सेस भी तो हैं। और ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, ये कॉन्स्टेंटली अर्थ के सरफेस को एलिवेट करते हैं, बिल्डअप करते हैं। और यहां थोड़ा सा समझना चीजों को। एक तरफ क्या हो रहा है? इंटरनल फोर्सेस हैं, और ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, ये कॉन्स्टेंटली अर्थ के सरफेस को एलिवेट कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो इन्हीं एलिवेशंस को वियर डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं। मतलब ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं, अपोजिट एक्शंस को रिजल्ट दे रहे हैं। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो तो रिलीफ फीचर्स को वियर डाउन कर रहे हैं, वो तो
एलिवेशंस को वियर डाउन कर रहे हैं, उनके पार्टिकल्स को छोटे छोटे में तोड़ रहे हैं, और जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इन्हीं रिलीफ फीचर्स को, इन्हीं वेरिएशंस को एलिवेट कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। और यही जो अपोजिंग एक्शन है एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस का, इसी अपोजिंग एक्शन की वजह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जनरल टर्म्स में अगर बात करें तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं दे आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो इंटरनल फोर्सेस हैं, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड को बिल्ड करने के लिए, अर्थ के सरफेस को एलिवेट करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड को वियर करने के लिए, वियरिंग डाउन के लिए, लैंड के ऊपर जो एलिवेशंस हैं उनको वियर डाउन करने के लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड बिल्डिंग के लिए, वो मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस हैं। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड को वियर करने के लिए, वो लैंड वियरिंग फोर्सेस हैं। और हमें ये पता है कि ह्यूमन लाइफ या इन जनरल लाइफ जो है वो डिपेंड करती है इस अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये जो अर्थ का सरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है उन चीजों के ऊपर। और ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो अर्थ का सरफेस है, ये जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, ये जो हमारा नेचर है, इसको हम इस तरीके से यूज करें कि इसके बैलेंस को डिस्टर्ब ना करें और इसका जो फ्यूचर का पोटेंशियल है उसको डिमिनिश ना करें। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं वो अर्थ के एनवायरनमेंट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है इस अर्थ के एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन हमने, ह्यूमन बीइंग्स ने, इस अर्थ के एनवायरनमेंट को, इस अर्थ के सरफेस को बहुत एक्सटेंसिवली डैमेज किया है, बिकॉज अपनी नीड के चलते और अपनी ग्रीड के चलते हमने रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे ओवर यूज किया है। और ये जो ओवर यूज है इसकी वजह से एनवायरनमेंट में डैमेज देखने को मिलती है। इसकी वजह से एक खतरा देखने को मिलता है कि जो हमारे अर्थ का फ्यूचर पोटेंशियल है, जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं, शायद उनके लिए हम इनफ ना छोड़ के जाएं, शायद उनके लिए हम बेहतर एनवायरनमेंट ना छोड़ के जाएं। ये जितना भी अर्थ का सरफेस है, जिस तरीके से आज हमें दिखाई देता है, ये आज की शेप में आने के लिए, बनने के लिए इसको बड़ा लंबा टाइम लगा है। लेकिन हमारे यूज की वजह से और मिसयूज की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत फास्टर रेट पे डिमिनिश हो रहा है। और हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें ये जो अर्थ के सरफेस के ऊपर चीजें हो रही हैं इनको पढ़ने समझने की जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, ताकि जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकें और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम इनफ और प्रॉपर छोड़ के जा सकें। देखो, ये तो बेसिक बातचीत है, ये तो वो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, ये तो वो है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस प्राइमरीली क्या करते हैं? वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ एंड एलिवेशंस एंड फिलिंग अप ऑफ बेसिन्स एंड डिप्रेशंस। और दूसरा, ये जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये प्राइमरीली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस हैं और ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये प्राइमरीली लैंड वियरिंग फोर्सेस हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर का बेस आपका बन गया। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब सवाल आता है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ये जो टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। देखो, अभी हमने बात की कि एंडोजेनिक फोर्सेस भी ऑपरेट कर रहे हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस भी ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, इनकी वजह से अर्थ के मटेरियल्स के ऊपर फिजिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है और केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थ के मटेरियल्स के ऊपर फिजिकल स्ट्रेस भी देखने को मिलता है और केमिकल एक्शंस भी देखने को मिलते हैं। और इन फिजिकल स्ट्रेसेस की वजह से और केमिकल रिएक्शंस की वजह से अर्थ के सरफेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बुलाया जाता है। The endogenic and exogenic forces causing physical stresses and chemical actions on Earth's materials and bringing about changes in the configuration of the surface of the Earth are known as geomorphic processes. होपफुली आपको समझ में आया होगा। वो प्रोसेसेस जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंजेस देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जिसके लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा क्रिएट किया गया फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल रिएक्शंस। उन प्रोसेसेस को क्या बुलाया जाता है? उन प्रोसेसेस को बुलाया जाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म है डायस्ट्रॉफिज्म, एक टर्म है वॉल्केनिज्म। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का। देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको बोल देंगे हम जियोमॉर्फिक फोर्सेस। अब अगर बात करें एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, तो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? एंडोजेनिक फोर्सेस। और जिन प्रोसेसेस के लिए, जिन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, उन फोर्सेस को हम क्या बोल देंगे? एक्सोजेनिक फोर्सेस बोल देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर बात करें एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की, तो एक एग्जांपल क्या है? वोल्केनिज्म है। दूसरा एग्जांपल क्या है? डायस्ट्रॉफिज्म है। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है आगे हम समझेंगे, पढ़ेंगे। वोल्केनो का हमें ऑलरेडी पता है, अर्थ के इंटीरियर में कुछ फोर्सेस ऑपरेट करते हैं और वोल्केनो इरप्ट होता है। तो ये जो वोल्केनिज्म है, ये क्या है? ये एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ये क्या है? एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक तो होती है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हो रही हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं? एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। लेकिन फिर कुछ ऐसी भी प्रोसेस हैं जो कि एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होती हैं, और उनको बुलाया जाता है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जैसे वेदरिंग है, जैसे मास वेस्टिंग है, जैसे इरोजन है, जैसे डिपोजिशन है। इन टर्म्स का मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा, अगर आपने 6 से लेके अब तक की सारी एनसीईआरटीज को पढ़ा है। वेदरिंग, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना, वियर डाउन होना, टूटना। मास वेस्टिंग, एकदम से किसी रीजन की वजह से एक लंबा चौड़ा जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो बह रहा है। इरोजन, पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, ट्रांसपोर्ट होना। डिपोजिशन, वो जो पार्टिकल मूव हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर बेसिन में जाके, किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके, किसी डिप्रेशन में जाके डिपॉजिट हो रहा है। ये जो सारी प्रोसेसेस हैं, ये किस वजह से हो रही हैं? ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रही हैं, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हो रही हैं, और इसलिए इनको क्या बुलाया जाता है? एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बुलाया जाता है। बहुत सिंपल। जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो इंटरनल फोर्सेस हैं, उनकी वजह से जो प्रोसेसेस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल डायस्ट्रॉफिज्म, फॉर एग्जांपल वोल्केनिज्म, उनको बुलाया जाता है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। और वो प्रोसेसेस जो कि एक्सोजेनिक, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रही हैं, उनको बुलाया जाता है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है,
इरोजन है, डिपोजिशन है। अगर बात करें एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर के बारे में, तो वाटर है, आइस है, विंड है, ये सब एक्सोजेनिक एलिमेंट्स हैं। भाई देखो ना कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको लगा कौन रहा है? कोई पार्टिकल है, वो टूट रहा है, वो खुद से थोड़ी टूट रहा होगा, कोई ना कोई चीज उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। कोई यहां पे मान लेते हैं एलिवेशन है और लगातार पानी से आगे टकरा रहा है, लगातार आगे टकरा रहा है। इवेंचुअली ये जो एलिवेशन है इसमें से छोटे छोटे टुकड़े टूटने की शुरुआत हो जाएगी। तो वाटर क्या है? वाटर एक्सोजेनिक एलिमेंट है। या विंड है, विंड लगातार आगे टकरा रही है, तेज स्पीड पे आगे टकरा रही है और सालों से टकरा रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो एलिवेशन है इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो विंड है ये क्या है? ये एक्सोजेनिक एलिमेंट है, एजेंट है। ये आइस है, मान लेते हैं कि आइस का कोई क्यूब है या कोई स्लैब है, वो ऐसे बह के आ रही है नीचे की तरफ किसी ग्लेशियर में, और बगल में यहां पे कोई मान लेते हैं कि एलिवेशन है या कोई भी मटेरियल है। अब जब ये आइस का स्लैब इस एलिवेशन से टकराएगा तो कुछ मटेरियल को इरोड करेगा? नहीं करेगा, बट ऑब्वियसली बात है करेगा। तो ये जो आइस है ये क्या है? ये एक्सोजेनिक एलिमेंट है। ये जो एक्सोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं ये केपेबल होते हैं ऑफ अक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल्स। और इन एक्सोजेनिक एलिमेंट्स को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या बुलाया जाता है? जियोमॉर्फिक एजेंट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? जियोमॉर्फिक एजेंट बुलाया जाता है। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो प्रोसेसेस होती हैं उन प्रोसेसेस को बुलाया जाता है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है, ये सब क्या है? ये सब एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं। लेकिन ये जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं इनके पीछे जो एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि फोर्स को जनरेट कर रहे हैं, जैसे वाटर है, जैसे आइस है, जैसे विंड है, इन एक्सोजेनिक एलिमेंट्स को क्या बुलाया जाता है? इनको जियोमॉर्फिक एजेंट्स बुलाया जाता है। और जब ये एलिमेंट्स मोबाइल होते हैं, जब ये एलिमेंट्स मूव कर रहे होते हैं, जैसे वाटर मूव कर रहा है, विंड मूव कर रही है, आइस मूव कर रही है, जब ये एलिमेंट्स मूव कर रहे होते हैं, मोबाइल होते हैं, तो ये मटेरियल्स को रिमूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनको हायर लेवल से एक लोअर लेवल पे लाके डिपॉजिट करते हैं। तो इन जनरल होता क्या है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट्स इन दोनों टर्म्स को एक साथ यूज किया जाता है। एक्सटर्नल फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जियोमॉर्फिक एजेंट्स की वजह से ही ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अकर होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो जब तक जरूरत नहीं होती है, जब तक स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, तब तक ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं और ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं इन दोनों टर्म्स को एक्सोजेनिक सेंस में एक साथ यूज किया जाता है। बहुत सिंपल, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट वो मोबाइल मीडियम है, वो मोबाइल मीडियम है जो कि किसी मटेरियल को रिमूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग वाटर है, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर भी मटेरियल को काटता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल विंड है, फॉर एग्जाम्पल वेव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल करंट्स हैं, ये सब क्या है? ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। बड़ी सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं एक तो ये मूव होते हैं ग्रेडियंट की वजह से। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप की वजह से। भाई पानी है, माउंटेन से ओरिजिनेट हुआ, स्लोप है तो नीचे की तरफ बह के आएगा, जब नीचे की तरफ बह के आएगा तो खूब सारे मटेरियल को अपने साथ में रिमूव करके ट्रांसपोर्ट करके लेके आएगा। तो एक तो ग्रेडियंट की वजह से ये जो रिमूवल है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो डिपोजिशन है, ये देखने को मिलता है मटेरियल्स का। ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं ये फंक्शन करते हैं। दूसरा, ग्रेविटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रेविटी हमें पता है डायरेक्शनल फोर्स है, और ग्रेविटी हर एक चीज को
डाउन स्लोप मूवमेंट की तरफ लेके जाती है, नीचे की तरफ खींच के लाती है। और इस ग्रेविटेशनल स्ट्रेस की वजह से इनडायरेक्टली वेव्स एक्टिवेट होती हैं, टाइड्स एक्टिवेट होती हैं, विंड्स एक्टिवेट होती हैं। तो अगर मोटा मोटा देखें तो एक तो ग्रेडियंट, एक तो स्लोप और दूसरा ग्रेविटी, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, इनकी मोबिलिटी के लिए, इनके मूवमेंट के लिए। अगर ग्रेविटी और ग्रेडिएशन ना हो तो मोबिलिटी देखने को ना मिले, और अगर मोबिलिटी ना देखने को मिले, ये जो विंड है, ये जो वाटर है, ये जो आइस है, ये जो वेव्स हैं, ये जो करंट्स हैं, ये अगर मोबाइल ना हो तो इरोजन भी देखने को ना मिले, ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को ना मिले, डिपोजिशन भी देखने को ना मिले। तो ग्रेविटी और ग्रेडिएशन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन जियोमॉर्फिक एजेंट्स के मोबाइल होने में। और जब ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स मोबाइल होते हैं तभी इरोजन देखने को मिलता है, तभी ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, और तभी अल्टीमेटली डिपोजिशन देखने को मिलता है। So, gravitational stresses are as important as the other geomorphic processes. Gravity is the force that is keeping us in contact with the surface, and it is the force that switches on the movement of all surface material on Earth. All the movements, either within the Earth or on the surface of the Earth, occur due to gradient. अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के सरफेस के अंदर जितने भी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो मूवमेंट्स अल्टीमेटली ग्रेडियंट की वजह से अकर होते हैं। ग्रेडियंट प्राइमरी है, ग्रेविटी का अपना रोल है। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज तक विंड फ्लो करेगी, हायर लेवल से लोअर लेवल्स तक वाटर फ्लो करेगा या ग्लेशियर देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्रेडियंट है और ये जो ग्रेविटी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे विंड, वाटर, आइस, वेव, करंट, इनके मोबिलिटी में, इनके मूवमेंट में। और जब इनमें मोबिलिटी होती है तभी इरोजन देखने को मिलता है, तभी ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, तभी डिपोजिशन देखने को मिलता है। अगर ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स मोबाइल ना हो तो इरोजन भी ना हो, ट्रांसपोर्टेशन भी ना हो, डिपोजिशन भी ना हो। इसके बाद बात की गई है अबाउट द एंडोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में हम बातचीत करेंगे अगले सेशन में। फिलहाल यहां तक आपको ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो समझ में आना चाहिए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।